जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेरठ की। कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे पाकीज़ा रिश्ता होता है वो माँ का रिश्ता होता है, इसलिए माँ का जो मर्तबा होता है ना वो भी सबसे बड़ा रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अब कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। मेरठ में एक ऐसी घटना हुई है। एक माँ अपनी बेटी से नाराज़ थी और इसलिए नाराज़ थी कि उसकी बेटी अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। इस नाराज़गी में उसने अपनी बेटी का गला दबा डाला और उसका साथ दिया उसके नाबालिग बेटे ने। बेटी की जब मौत हो गई तो उसने इसकी सूचना अपने भाई को दी। सूचना पाकर भाई अपने बेटे और अपने एक भतीजे के साथ मौके पर पहुंचा और उसके बाद अपनी भांजी की लाश लेकर जंगल में गया। वहां उसका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया, 2 प्लास्टिक के बोरों में रखा और अलग-अलग नहरों में फेंक दिया ले जाकर कि जब शरीर नहीं रहेगा तो शव की शिनाख्त भी नहीं होगी और हम सब तक पुलिस पहुंच भी नहीं पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म 7 पर्दों में क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग वो ऐसा छोड़ जाता है, जिससे कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच जाते हैं। मेरठ की इस घटना में ऐसा ही हुआ। कैसे पहुंची पुलिस, यही हमारी आज की विवेचना में है खास। मैं हूं परवेज़ अहमद, अभिवादन स्वीकार। मेरठ मेरठ का एक गांव है बहादुरपुर। वहां नहर पटरी पर एक लाश झाड़ियों में फंसी हुई मिलती है जिसका सिर कटा हुआ था। गांव वाले देखते हैं और देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो लाश थी वो देखने में तो लग रही थी वो किसी लड़की की लाश है, कम उम्र लड़की की लाश है, लेकिन उसका क्योंकि सिर नहीं था इसलिए उसकी शिनाख्त कराना एक बहुत टेढ़ी खीर था। तो पुलिस आस-पास के थानों में संपर्क करती है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पे कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो, कहीं से कोई लड़की के खोने की सूचना हुई हो, तो घर वालों ने किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हो। लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है। तो पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज देती है। वो जब पुलिस के पास पीएम की रिपोर्ट पहुँचती है, तो साथ में ही एक पर्ची भी मिलती है, जो वो धड़ मिला था और जो लड़की का शरीर मिला था, उसके पैजामे में वो पर्ची रखी होती है, जिसके ऊपर 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। एक पुलिस को बड़ा क्लू मिला था, जिससे पुलिस को लग रहा था कि हम लोग किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुँच सकते हैं। संपर्क किया तो पता चला कि नंगली एक गाँव है, वहाँ के पिता और बेटी इन 2 लोगों के ये नंबर हैं। अब पुलिस ने जो है पहले नंबर पे संपर्क किया, तो एक किसान का वो नंबर था और उन्होंने बातचीत की। पुलिस ने उनके व्हाट्सएप नंबर पे वो धड़ का जो लड़की का शरीर मिला था, धड़ मिला था, उसका फ़ोटो भी भेजा, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल इनकार किया कि नहीं, मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये लड़की कौन है और मेरा नंबर इसकी जेब में कैसे मिला? फिर जो दूसरा नंबर था पुलिस ने उस पे जब कॉल की, तो वो नंबर उसी किसान की बेटी का निकला। ने जब लड़की से पूछताछ शुरू की और कहा कि एक पर्ची में ये नंबर मिला हुआ है, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि भाई ने हो सकता दिया हो। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो अमन उसके भाई का नाम था। वो फ़ोन पे आया, पुलिस ने कुछ उससे पूछताछ की, कुछ उस लड़की के शरीर और हुलिया के बारे में बताया। तो लड़के ने कहा कि ये नंबर और ये पर्ची पे 2 नंबर लिख के तो मैंने ही दिए थे। अब पुलिस को लगा कि अच्छा, तो तुम फ़ौरन थाने आ जाओ। अब वो अमन जो लड़का था वो थाने जाता है और थाने जाने के बाद बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है आस्था उर्फ तनिष्का। वो सूरजमल स्कूल में 12th की स्टूडेंट है। मेरा उससे अफ़ेयर चल रहा है लगभग 1 साल से। हम फ़ेसबुक के ज़रिए हमारी जान-पहचान हुई थी, उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हुई और हमारा लव अफ़ेयर चलने लगा। 28 मई को हम इससे मिलने के लिए इसके घर गए थे। उस दिन एक पर्ची पे लिख के 2 नंबर लिए थे कि अगर अगर मेरा नंबर नहीं मिलता है, तो तुम किसी इमरजेंसी में इन 2 नंबर्स पे कॉल करके मुझे बुला लेना, तो मुझसे बात हो जाएगी। और ये नंबर उसने अपने पास रख लिया था। तो पुलिस को ये बड़ी अहम जानकारी मिली अमन से। उसके बाद पुलिस पहुंचती है दादरी गांव। पहुंचने के बाद पुलिस सीधे आस्था के घर जाती है। उसकी माँ होती हैं राकेशा देवी और उसका जो छोटा भाई था, नाबालिग लड़का है 16 साल का। इन दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने आती है। पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ शुरू होती है, राकेशा देवी बहुत कहानी बताती हैं कि 29 मई को ये लड़की हमारी गायब हो गई थी, उसके बाद से पता नहीं चल पा रहा। तो पुलिस कहती है कि आपकी बेटी गायब हुई थी और बेटी गायब होने के बाद आपने इसकी सूचना ही कहीं नहीं दी। आपके पति कहाँ हैं? तो बताती है कि मेरे पति सीआरपीएफ में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको पता है ये बात?
तो कहते हैं कि हाँ, मैंने उनसे बताया था। तो कह रहे हैं, ये मतलब कौन-सी फैमिली है, जहाँ जिस घर की एक बेटी गायब है और आप लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी, स्थानीय थाने पे इसकी सूचना नहीं दी, और पुलिस को शक यहीं से गहरा जाता है। पुलिस सख्ती शुरू करती है, और जब सख्ती शुरू करती है और अपने हिसाब से पुलिस रात में जो पूछताछ करती है, तो अच्छे-अच्छे लोग अपनी ज़बान खोल देते हैं। तो राकेशा देवी ने भी अपनी ज़बान खोल दी। उसने कहा कि मेरी बेटी का एक अमन नाम के लड़के से लव अफ़ेयर चल रहा था, वो बीए में है, मेरी बेटी इंटर कर रही है। अब इस अफ़ेयर के बारे में जब हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने थोड़ी सख्ती की। फिर 28 मई की बात है, मैं अपने बेटे को लेके कहीं गई हुई थी, छोटे बेटे को लेके, और ये अमन मेरे घर आ गया और ये मेरी लड़की से बातचीत कर रहा था, चुपचाप घर में अकेले मिल रहा था, जिसको मेरे बड़े बेटे ने, जो 16 साल का बेटा है, उसने देख लिया। तो जब लौट के आया तो उसने बताया, तो मैंने फिर इससे आस्था से पूछा कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में इतनी हिम्मत बढ़ गई है? तो उसने कहा कि मम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करूँगी। 29 मई को फिर ये बगैर बताए चली गई कहीं वहाँ। जब लौट के आई तो मैंने पूछा इससे, तुम कहाँ गई थी? तो उसने कहा कि मैं मंदिर गई थी, इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, और इसने कहा माँ, अब मैं शादी अमन से ही करूँगी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया इस पे। जो मेरा बेटा है उसने कुछ कहा तो इसने अपने भाई को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने इसको पकड़ के इसका गला दबाना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने इसका मुँह दबा लिया, और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर जान नहीं रह गई। तो हिला-डुला के देखा, जब लगा कि ये मर गई है, तो तुरंत मैंने अपने भाई से संपर्क किया। ये महरौली गाँव है, वहाँ पे रहता है, उसका नाम है कमल। कमल कुछ देर में ही आ गए, उसके साथ उनका बेटा रंजीत और मेरी एक बहन का बेटा गौरव। ये लोग आ गए, और उसके बाद ये लोग जो है अपनी कार में रख के आस्था को लेकर चले गए। लाश कहाँ फेंकी गई, क्या है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि फ़ोन के ऊपर हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अब ये जब पुलिस को ये जानकारी हुई, तो पुलिस ने फिर महरौली जाकर कमल को उठाया, उसके बेटे को उठाया, गौरव को उठाया, इन सबको लेकर आई, और इन सब से कहा कि अब हमको सब कुछ पता चल गया है, तुम सीधे-सीधे बताओ कि तुमने कैसे मारा था इसको, क्या किया था? तो कमल ने बताया कि वहाँ से हम लोग लेकर इसको अपने गाँव की तरफ आए, महरौली के जंगल में गए, वहाँ शराब पिए। जब मैंने कायदे से शराब पी ली, तो हँसिया से इसकी गर्दन काट के धड़ से अलग कर दी, और उसके बाद 2 प्लास्टिक के बोरे में, एक में सर रखा और एक में इसका धड़ रखा। यहाँ से हम लोगों ने 38 किलोमीटर दूर जाके बहादुरपुर की जो नहर है, उसमें इसके धड़ को फेंक दिया। फिर 10 किलोमीटर हम लोग और आगे गए, और वहाँ पर रामगंगा नहर में इसका सिर फेंक दिया, और वहाँ से हम लोग फिर वापस चले आए, चुपचाप अपने अपने घर चले आए। तो इस तरीके से जो एक उसकी सलवार में एक पर्ची मिली थी, उस पर्ची से पुलिस कातिल तक पहुँच गई। और कातिल भी कौन? एक माँ, एक भाई, मामा, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, ये भाई, इन भाइयों ने और माँ ने मिलकर आस्था खत्म कर दी। जो रिश्तों की आस्था थी, उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अब इसके बाद ये सभी जेल में हैं। आस्था इस दुनिया से चली गई। आस्था का कसूर यही था कि वो अपने पसंद की शादी करना चाहती थी, लेकिन जो वेस्टर्न यूपी है, खासकर ये मेरठ की जो बेल्ट है, यहाँ पे पसंद की शादी करना तो बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। और एक माँ ने अपनी बेटी को, जिसको पाल-पोस के 17 साल का किया था, उसकी हत्या कर दी, और सिर्फ़ कसूर इतना था कि वो शादी करना चाहती थी, अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आज की विवेचना में यही था ख़ास। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद।